हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फंक्शंस कराऊंगा। ठीक है, फंक्शंस के साथ साथ इसी क्रम में मैं जारी रखूंगा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव्स, टेंजेंट, नॉर्मल्स और इसी क्रम में आगे चलते रहेंगे। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब जो मैंने स्टार्ट किया है लगातार आपको प्रॉपर डेली वीडियो मिलती रहेगी। और जो फंक्शंस आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िएगा गाइज। टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज देखिए, ये जो फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ आप थोड़ा ठीक है अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और सस्पेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि एंड तक बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ आज मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा। ठीक है गाइज, तो देख लीजिएगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे जिससे कि आप वीडियो को बीच में स्किप करके ना जाएं। डोमेन, रेंज, ठीक है गाइज, आगे इसी तरह से निकालना सिखाएंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ फंक्शंस कराएंगे, तो इसमें मैं आपके लिए रेंज, डोमेन तक का निकालने का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। बट गाइज एंड तक वीडियो को देखें, बीच में वीडियो को स्किप करके ना जाए। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस होता क्या है, फंक्शंस सबसे पहले ये पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि फंक्शंस कब होगा कब नहीं होगा, किस तरह से हम फंक्शन को चेक करेंगे। ठीक है गाइज, तो आगे इसी क्रम में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इन चीज़ों को जानेंगे। और क्वेश्चंस का डोमेन, रेंज कैसे फाइंड किया जाता है, यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो काइंड ऑफ फंक्शंस आएगा। अभी इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ आपको फंक्शन, डोमेन और रेंज बताया जाएगा, और जो नेक्स्ट इसका वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आपके लिए काइंड ऑफ फंक्शंस बताएंगे। ठीक है गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, फंक्शंस, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। आपके पास गाइज ए और एक दूसरा क्या वी, दो नॉन एम्प्टी सेट है जिनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। ठीक है गाइज, ध्यान रखिएगा, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए रूल एफ विच एसोसिएट टू ईच एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, ये यूनिक नंबर y belongs to b is called a function from a to b and write f such that a to b। अर्थात यहाँ से जो मैपिंग होगी गाइज वो हमारी f से डिनोट की जाएगी, और जो x है हमारा वो a से बिलोंग कर रहा है, और जो y है वो b से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे x का प्रत्येक, ठीक है, द रूल f एसोसिएट विद ईच x बिलोंग्स टू a। ये यूनिक नंबर, मतलब x जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है गाइज, ए से। तो ए का जो प्रत्येक एलिमेंट होगा वो, ठीक है गाइज, मतलब ए का प्रत्येक जो एलिमेंट होगा वो x के, मतलब x जो है वो ए का एलिमेंट जो है वो v के प्रत्येक यूनिक एलिमेंट पे ही मैप करेगा। अगर वो यूनिक एलिमेंट से, जैसे सपोज x जो है, x हमारा ये ए के अंदर है, ठीक है गाइज, और ये बी के दो एलिमेंट के साथ अगर मैप कर गया, जैसे ये 1 पे कर गया, 2 पे भी कर गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ ही क्या करे, मैप करे। एक से अधिक एलिमेंट के साथ अगर ये मैपिंग करता है तो ये फंक्शंस नहीं होगा। ठीक है गाइज, अब कंडीशंस पढ़ लेते हैं, सम डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं गाइज, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर आइदर रेशनल और इरेशनल। मतलब रियल नंबर्स रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिनोटेड बाई आर। जो आर होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट गाइज, जिन्हें हम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक के जो सारे नंबर्स होंगे प्लस इनफाइनाइट तक के, वो सारे नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे गाइज, रियल नंबर्स कहलाएंगे, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है गाइज, अब वाला आता है रिलेटेड क्वांटिटी क्या होता है। व्हेन टू क्वांटिटीज, गाइज समझ लीजिएगा, व्हेन टू क्वांटिटीज आर सच दैट चेंज इन वन अकम्पेंड बाय द चेंज इन अदर। मतलब एक के चेंज होने से अगर दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो जाए गाइज, तो वो क्या कहलाता है, मतलब रिलेटेड क्वांटिटी कहलाता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द अदर, मतलब एक क्वांटिटी की वैल्यू किसी दूसरी क्वांटिटी पर अगर डिपेंड करे तो वो दोनों क्वांटिटी क्या कहलाती हैं, रिलेटेड क्वांटिटीज कहलाएंगी। नेक्स्ट,
वेरिएबल्स क्या होता है गाइज, वेरिएबल्स का मतलब ये वेरिएबल इज ए क्वांटिटी विच कैन एज्यूम एनी वैल्यू आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है गाइज, वेरिएबल क्वांटिटी, ये वेरिएबल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी विच कैन एज्यूम, जिसे हम एज्यूम कर सकते हैं एनी वैल्यू आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो उस सेट से ही होगी तो वो वेरिएबल हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है गाइज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हो जाता है कि वो डिपेंडेंट, ठीक है, ए वेरिएबल विच कैन टेक एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जिस हम कोई भी वेरिएबल विच कैन टेक, जिसे हम टेक कर सके एनी आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है गाइज अपनी इच्छा अनुसार चूज किया हुआ कोई भी कांस्टेंट, इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है गाइज वो जो किसी पे डिपेंड ना करे, जिसे हम अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकें। ठीक है गाइज, आगे करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ए डिपेंडेंट वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक ऐसा वेरिएबल, ठीक है, ए वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक ऐसा डिपेंडेंट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या करें, वेरीज करें या ठीक है वेरिएबल करें, तो उसको हम बोल सकते हैं इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके गाइज, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ए वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल हुज वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लाइक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड्स करे वो कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके गाइज, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है ये कांस्टेंट इज ए क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, मतलब कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती है, ना ही अर्थात रिटेन्स एट द सेम थ्रू आउट ए सेट मैथमेटिकल ऑपरेशन, हम उसमें कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दें उसके बाद भी उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े, अर्थात वो चेंज ना हो, तो इसका मतलब कांस्टेंट बन जाएगा। दीज आर जनरली डिनोटेड बाई स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है और दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। एब्सोल्यूट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैं बता भी चुका हूँ, जो अपनी स्वेच्छा से चूज किया जाता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ठीक है गाइज, अब एब्सोल्यूट कांस्टेंट या एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ लेंगे गाइज। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर एक्स डिनोटेड बाई मॉड एक्स। ठीक है, किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम डिनोट करते हैं मॉड के थ्रू, और मॉड जो है वो डिपेंड करता है उस वैल्यू की, वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, उस तरह पे वो डिपेंड करेगा। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं गाइज, अगर हम मान लें कि x हमारा क्या है गाइज, लेस देन जीरो है, और मॉड हमेशा क्या देता है गाइज, पॉजिटिव देता है। जब मॉड पॉजिटिव देता है तो अगर x हमारा जीरो से छोटा है अर्थात x नेगेटिव होगा, और x नेगेटिव है और एक इससे पहले भी हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा तभी तो ये पॉजिटिव मिलेगा। x की वैल्यू खुद नेगेटिव और एक नेगेटिव आगे लगा दिया मैंने उसके, तो वो ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर x जीरो है तब तो जीरो ही रहेगा, अगर x हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो उसका मतलब वो प्लस होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस है तो प्लस के लिए प्लस साइन की ज़रूरत है। तो इसलिए जो मॉड x होता है वो तीन वैल्यूज़ देता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मॉड x क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ x माइनस एक्स, आर मॉड x इजकल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। किसी पार्ट से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है गाइस, इसको समझ लीजिए। वी नो दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वेयर जो ये बना हुआ साइन है इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ये क्या होता है गाइस हमारा, x इज ग्रेटर देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अगर हम बड़ी ब्रैकेट में x को बंद कर दें तो इसका मतलब हो जाता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। द डिफरेंस बिटवीन नंबर x एंड इट्स इंटीग्रल वैल्यू इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मतलब क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन x मतलब वो नंबर एंड उसकी जो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है, ठीक है जी, उसमें अगर हमारा क्या हो जाए, डिफरेंस हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम करली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं गाइस, शो करते हैं। ये होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ x माइनस
ठीक है, क्या बोलेंगे इसके लिए गाइज, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। जैसे सपोज करते x हमारा 4.92 है, तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रल जो पार्ट हो जाएगा वो गाइज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो दूसरा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो 0.92 हो जाएगा। ठीक है गाइज, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज नॉन जीरो एंड लेस देन 1। फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो हमेशा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज नॉन जीरो एंड लेस देन 1। तो वो फ्रैक्शनल जो पार्ट होता है हमेशा उसकी अगर हम बात करें जो रेंज होगी, ठीक है, सॉरी जो डोमेन होगा वो 0 और 1 के बीच पे आएगा। 0 क्लोज और 1 पर ओपन होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे अब इंटरवल्स की बात करते हैं। बहुत सारे इंटरवल्स में लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्लोज कहाँ पे होगा, ओपन का क्या होगा, सेमी ओपन क्या होता है, सेमी क्लोज क्या होता है, इन सारी चीज़ों में डाउट्स आ जाएंगे। ठीक है गाइज, अगर मैं बात करता हूँ गाइज ओपन इंटरवल की, ओपन इंटरवल को हम गाइज इस तरह से दिखाते हैं, कोई भी एक हमने लाइन ले लिया और इसमें 2 कट लगा दिए ए और बी के। अगर हम इन दोनों की सिर्फ बीच की वैल्यू बात करें, सिर्फ बीच की वैल्यू, ना तो ए इंक्लूड किया जाए और ना ही बी इंक्लूड किया जाए, तो उसका मतलब जो होगा वो हमारा ओपन इंटरवल हो जाएगा। ओपन इंटरवल को हम 2 टाइप से शो कर सकते हैं। जैसे एक तो यही लिखा हुआ है इस तरह से कि ए लेस देन, ठीक है, ए जो है लेस देन एक्स और x लेस देन b, अर्थात जो x है वो a और b के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है गाइज, या इसी को हम दूसरे तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ओपन इंटरवल a कामा v, अर्थात जो x बिलोंग करेगा गाइज वो ओपन इंटरवल a कामा b में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है गाइज, तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। गाइज अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें तो क्लोज इंटरवल में हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इसमें हमारा a भी इंक्लूड होगा और b भी इंक्लूड होगा, अर्थात इस तरह x लेस देन इक्वल टू b। ठीक है गाइज, तो इसमें हमें क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा। ठीक है गाइज, क्लोज इंटरवल को हम किस तरह से लगाएंगे, तो x बिलोंग करेगा हमारा क्लोज इंटरवल a कामा b में। ठीक है गाइज, क्लोज इंटरवल a कामा b। तो क्लोज इंटरवल का मतलब गाइज ये होता है कि इसमें हमारा a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है और उसके बीच की सारी वैल्यू भी इंक्लूड है। ओके गाइज, अब बात करते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है गाइज, एक तरफ से ओपन मतलब इसको हम सेमी ओपन भी बोल सकते हैं और सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं गाइज। तो इसमें क्या होता है गाइज, ये तो हमारा ए तो इंक्लूड नहीं हो रहा है बट इसमें बी इंक्लूड हो रहा है, अर्थात ये एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से क्लोज है। तो ए की तरफ से ओपन है और बी की तरफ से क्लोज है। तो हम इसमें गाइज इस तरह से बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो ए से ओपन है, तो ए पे तो हम केवल लेस का साइन लगाएंगे, बट एक्स जो बी के साथ लगाएंगे वो लेस देन इक्वल टू दोनों का साइन लगाएंगे। या हम इसको दूसरी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a कामा क्लोज इंटरवल b में। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये गाइज क्या है, हमारा सेमी ओपन है, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब क्लोज्ड ओपन कैसे होगा, क्लोज्ड ओपन का मतलब गाइज ये हो जाएगा कि वो एक तरफ से मतलब क्लोज होगा, अर्थात यहाँ पे a पे क्लोज है और b पे ओपन है, तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। या अगर इंटरवल में दिखाना है तो हम a पे क्लोज दिखाएंगे और b पे ओपन दिखा देंगे। इसका मतलब ये क्या है गाइज, a भी सेमी ओपन ही रहेगा। ठीक है गाइज, तो आप चारों टाइप के इंटरवल समझिए, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल्स, ठीक है, ओपन क्लोज्ड और क्लोज्ड ओपन। ठीक है गाइज, अब गाइज समझ लीजिए कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की बात करें गाइज, तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से समझते हैं। देखिए, definition of function, a function can be easily defined with the help of concept of mapping। हमारे लिए जो concept of mapping होता है उसी की हेल्प से हम फंक्शन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब x और y जो है यहाँ पे दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। ठीक है गाइज, a फंक्शन फ्रॉम x to y इज ए रूल करस्पॉन्डिंग दैट असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट x का प्रत्येक एलिमेंट वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट y। ठीक है, वो मैप करे हमारा x का प्रत्येक एलिमेंट y के ओनली प्रत्येक एलिमेंट पर नहीं, सॉरी, ओनली वन एलिमेंट पर क्या करे, मैप करे, तो वो क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। लेट द करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डेंस f इज मैथमेटिकली डिफाइंड f सच दैट x टेंड्स टू y, अर्थात f जो है वो फंक्शन को मतलब मैपिंग को डिनोट कर रहा है, और जो मैपिंग हो रही है वो x से y पे हो रही है। हम fx को y से डिनोट कर देंगे, और स्मॉल x से बिलोंग करेगा, स्मॉल y से बिलोंग करेगा। वी से दैट y इज द इमेज ऑफ, तो गाइज क्या हो जाएगा, y इसकी इमेज हो जाएगी, ठीक है, ऑफ x अंडर f, और x इज द प्री इमेज ऑफ y, और जो x हो जाएगा वो y की क्या हो जाएगी गाइज, प्री इमेज हो जाएगी। ठीक है गाइज, अब आप समझ लीजिए इसको, मैं यहाँ पे एक फिगर बना के भी समझा देता हूँ। ये गाइज हमारा x है, कैपिटल x है, सॉरी, ये गाइज हमारा कैपिटल X हो गया, और जो दूसरा है वो कैपिटल Y हो गया। ठीक है गाइज, अब यहाँ से जो मैपिंग हो रही है वो F हो रही, इसका एलिमेंट क्या है, X है। जैसे जो X जो है वो F के साथ इंक्लूड होता है तो गाइज वो बन जाता है हमारा स्मॉल y, अर्थात वो इसका एलिमेंट बन जाता है। तो X की जो हमारी इमेज होगी वो क्या होगी गाइज, Y होगी, और Y की जो प्री इमेज होगी वो क्या हो जाएगी, X हो जाएगी। जो X होगा वो डोमेन हो जाएगा, और जो Y होगा यहाँ पे ये कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है गाइज, आगे समझिएगा। अब यहाँ पे ए मैपिंग एफ एक्स, ठीक है, एफ सच दैट एक्स वाई इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ ईच, पहले ये फंक्शन होगा या नहीं होगा इसको भी समझना है। वी ए फंक्शन ईच एलिमेंट इन द सेट ऑफ एक्स हैज इट्स इमेज इन सेट वाई। ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट आर फ्यू एलिमेंट्स ऑफ सेट इन वाई आर नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एक्स। अगर हमारे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वाई के कुछ ही एलिमेंटों पे एक्स की इमेज बने, बाकी सारे एलिमेंटों पे वाई के की जो एलिमेंट है एक्स के सारे एलिमेंटों की इमेज ना बने, ऐसा भी पॉसिबल, बट एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की वहाँ पे इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। वाई का एलिमेंट छूट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्स का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो गाइज देख लेते हैं सेकेंड कंडीशन, एवरी एलिमेंट इन सेट एक्स शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की वाई में सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। दैट मीन्स इट इम्पॉसिबल टू हैव मोर देन इमेज। ठीक है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। That means it impossible to have more than one image for the specific element of set in X. The function cannot be multiple valued. कोई भी फंक्शन जो होता है वो मल्टीपल वैल्यूड नहीं होता। ए मैपिंग दैट इज मल्टीपल वैल्यूड इज कॉल्ड द रिलेशन, वो बन जाता है गाइज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एग्जाम्पल समझ लेते हैं गाइज, जैसे यहाँ पर हमारा कर रहा है x का प्रत्येक एलिमेंट y के प्रत्येक एलिमेंट पर मैपिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा। यहाँ पे x के डिफरेंट एलिमेंट की एक इमेज है, बट एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेज नहीं है गाइज, तो ये भी फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज अगर हम बोले तो हमारा पे x के दो एलिमेंट है, x का एक एलिमेंट छूट गया, तो x का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। गाइज अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये वाला, ये फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही दो इमेजेज आ रही, एक ही इमेज 1 है और एक ही इमेज 2 भी है। अभी आपसे बोला गया था किसी भी x के एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज पॉसिबल नहीं है, और x के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा भी नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज y में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तब भी वो फंक्शन नहीं होगा। अब गाइस दूसरा ये वाला चेक है, टेस्ट फॉर ए फंक्शन, कि वो फंक्शन होगा या नहीं होगा, वही वर्टिकल लाइन। अगर हम वर्टिकल लाइन के द्वारा भी इसको चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। ए रिलेशन एफ सच दैट ए टू वी, ठीक है, इज ए फंक्शन आर नॉट, होगा या नहीं होगा, इट कैन चेक बाई द ग्राफ ऑफ द रिलेशन। इट इज possible to draw the vertical line which cut the given curve at more than one point, then the given relation is not a function when this vertical line means, ठीक है, line parallel to y axis, the curve cuts only one point, then the function, ठीक है, जो हो जाएगा इट इज ए फंक्शन। अगर हमारी जो y के पैरेलल अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो हमारी फंक्शन को एक जगह पे कट करती है, मतलब उस कर्व को एक जगह पे कट करती है, तो वो फंक्शन होगा। अगर एक से ज़्यादा जगह पे कट करती है तो उसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। गाइज अगर मैं पहले की बात करूँ, जो फर्स्ट है हमारा फिगर यहाँ पे जो दे रखा है,
उसकी अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वाला जो फिगर है वो हमारा 2 जगह पे कट कर रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। और इसमें तो कई जगह कट कर रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। अब गाइज अगर थर्ड फिगर की बात कर ले, तो थर्ड फिगर की अगर हम बात कर लें गाइस, तो थर्ड फिगर ओनली 1 जगह कट कर रहा है, तो ये भी फंक्शन हो जाएगा। और ये भी एक ही जगह कट कर रहा है, तो ये भी हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो वर्टिकल लाइन के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन होगा या नहीं होगा। अगर वर्टिकल लाइन चेक किया है, वर्टिकल लाइन का मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लाइन। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो गिवन कर्व को एक से ज़्यादा जगह पे कट करती है तो सीधे सीधे फंक्शन नहीं होगा। अगर सिर्फ एक ही जगह पे कट करती है तो वो फंक्शन होगा। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस हम कैसे निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। तो गाइज इसको निकालने का भी तरीका समझ लीजिए। अगर मैं बात करूँ नंबर, लेट एक्स एंड वाई बी टू फाइनाइट सेट हैविंग m एंड n एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, अर्थात x के अंदर m एलिमेंट है और y के अंदर हमारे n एलिमेंट है। देन ईच एलिमेंट ऑफ सेट x कैन बी एसोसिएटेड एनी वन ऑफ n एलिमेंट्स ऑफ सेट y, अर्थात x का जो प्रत्येक एलिमेंट होगा वो y के किसी न किसी एक एलिमेंट से जरूर अटैच होगा। सो द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम x टू y इज n की पावर m। क्या होता है गाइज, n की पावर m, अर्थात डोमेन का जो नंबर होता है, अर्थात जो डोमेन का नंबर होता है गाइज वो कोडोमेन की पावर में आ जाता है। कोडोमेन में हमारे n एलिमेंट हैं और डोमेन में हमारे m है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे गाइज n की पावर m। ध्यान रखिएगा गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, गाइज हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालते हैं। हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दे रखा होगा, हमसे बोल दिया कि x इक्वल टू ए पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गाइज जैसे हमारे लिए यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, हमसे x इक्वल टू 1 पे वैल्यू पूछा है, तो x की जगह 1 पुट कर दीजिए, x की जगह 2 पे पूछा तो 2 पुट कर दीजिए, 0 पे पूछा तो 0 पुट कर दीजिएगा गाइज, ठीक है। अब गाइज आगे बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है एंड रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है। तो गाइज सिंपली अगर मैं बात करूं, इफ ए फंक्शन f इज डिफाइंड एज, इफ ए फंक्शन f, ठीक है गाइज, तो समझिएगा, इफ ए फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम ए सेट a टू सेट v, देन फॉर f a to v एलिमेंट ऑफ सेट a इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f एंड, ठीक है गाइज। अगर हमारा जो मैपिंग ये हो रहा है इस तरह से, तो जो हमारा ए होगा ये वाला, ये हमारा डोमेन बन जाएगा, और जो बी होगा ये वाला हमारा कोडोमेन बन जाएगा, ठीक है। ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एंड एलिमेंट ऑफ द सेट वी इज कॉल्ड द कोडोमेन, और जो बी होगा वो कोडोमेन हो जाएगा, अर्थात और ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के जितने एलिमेंट पे मैप करेंगे वो हमारी क्या बन जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो हम समझ चुके होंगे ये हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन, और ये पूरा क्या है हमारा कोडोमेन, और जिस एलिमेंट पे मैप करेंगे वो क्या बन जाएगा, इसकी कोडोमेन, सॉरी क्या बन जाएगा, कोडोमेन के अंदर जितने एलिमेंट पे मैप करेंगे वो बन जाएगी रेंज, ठीक है गाइज। अगर हमारी रेंज पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाए तो ये सेट जो हो जाता है वो ऑन टू हो जाता है, ठीक है गाइज, क्या हो जाता है, ऑन टू बन जाता है, ठीक है। वो अभी आगे बताएंगे जब टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ाएंगे। तो गाइज अब इसीलिए ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, वो पूरा का पूरा डोमेन हो जाता है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो वो क्या बन जाता है हमारा गाइज, रेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें फिगर में दिख रहा होगा कि ये पूरे एक एलिमेंट हमारे डोमेन को कोडोमेन के इतने एलिमेंटों में मैप हुए तो ये हमारी रेंज हो जाएगी। आगे देख लेते हैं गाइज। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे हमारा ABCD ये क्या बन गया हमारा डोमेन, ठीक है, और PQRS पूरा क्या बन गया, कोडोमेन, और ये सिर्फ 3 एलिमेंटों पे मैप हुए हैं PQR, तो 3 एलिमेंट हमारे बन गए रेंज, ठीक है गाइज। आगे पढ़ते हैं मेथड फॉर फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो गाइज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टाइप समझ लीजिए इसका डोमेन निकालने का। अगर गाइज एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट या स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, मतलब स्क्वायर रूट में दे रखा, फोर्थ रूट में दे रखा, सिक्स रूट में दे रखा है, तो वो जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है, अगर हमारे 2 फंक्शन दे रखे, एक y इक्वल टू एफ एक्स, एक y इक्वल टू जी एक्स, तो D1 एंड D2 द रिस्पेक्टिवली डोमेन हो जाएंगे उनके
तो ऐसे केस में हम दोनों को चाहे मल्टीप्लाई में हो या हमारे प्लस में हो, तो उस केस में हम दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, वही इसका फाइनली इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, रेंज हो जाएगी। अगर गाइज हमारे ये किस में दे रखे हैं, डिवाइड में दे रखे हैं दोनों फंक्शन, तो इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे और जो डिनोमिनेटर होगा उसको यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है गाइज, जिस पर वो जीरो हो रहा होगा, जिस वैल्यू पे जीरो हो रहा होगा, वो इस इंटरसेक्शन से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है गाइज, अगर हमारा इस तरह से आ जाए, रूट के अंदर आ जाए एफ एक्स, तो हमारा डी मतलब जो एफ एक्स की लिमिट हो, मतलब रेंज निकल के, मतलब डोमेन निकल के आएगा वो, और एक्स हमारा जिस वैल्यू पे एक्स सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, वो सारी वैल्यू ले ली जाएंगी और दोनों का इंटरसेक्शन कर लिया जाए। एक्सप्रेशन इनसाइड द लॉगरिथम, अगर हमारा एक्सप्रेशन लॉग के साथ है बी पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव होना चाहिए फॉर, ठीक है, एग्जिस्टेंस लॉग ए ई शुड बी पॉजिटिव। गाइज अब रेंज कैसे निकालते हैं ये तो आपने सीख लिया, डोमेन कैसे निकालते हैं। अब गाइज रेंज निकालने के मेथड समझ लीजिए। तो रेंज में क्या करते हैं, रेंज हमारा y इक्वल टू एफ एक्स होता है। ठीक है गाइज, द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग टू नंबर्स इन द डोमेन। अभी आपने पढ़ा था डोमेन के अंदर वो सारे एलिमेंट जो हमारे कोडोमेन पे मैप करते हैं वो हमारी रेंज बन जाते हैं। तो वही लिखा, ऑल आउटपुट एफ एक्स, जितने भी हमारे एफ एक्स निकल के आते हैं वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, हमारे रेंज बन जाए। टू ईच रियल नंबर्स इन द डोमेन, डोमेन बिलोंग्स फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। डोमेन अगर हमारा बिलोंग कर रहा है फाइनाइट नंबर ऑफ, तो रेंज भी बिलोंग करेगी हमारी करस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू पर। डोमेन अगर हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है या आर रियल में से कुछ कम नंबर्स हैं, फाइनाइट नंबर्स हटे हुए हैं, देन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वाई फ्रॉम दिस फाइंड बाई, हमें बाई निकालना पड़ेगा फॉर एक्स टू बी डिफाइंड, जिसके लिए हमें एक्स डिफाइन हो जाए। ठीक है, अगला तीसरा जो पॉइंट है इसका निकालने का, डोमेन अगर हमारा बिलोंग कर रहा है फाइनाइट इंटरवल में, फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू रेंज यूजिंग मोनोटोनिसिटी। ठीक है गाइज, मोनोटोनिसिटी का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, एक क्वेश्चन आया हुआ है डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो गाइज इस फंक्शन का हमें क्या निकालना, डोमेन निकालना। आपने गाइज अभी पढ़ा था अगर रूट के अंदर कुछ भी दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, हमें इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो गाइज हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, अंदर जो फंक्शन दे रखा है, और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइज, जब हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया तो एक्स नेगेटिव था, एक्स से माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, इनइक्वलिटी चेंज हो गई। इसको श्रीधराचार्य की हेल्प से सॉल्व कर लिया गाइज। तो श्रीधराचार्य की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे आप लोग, क्योंकि इतना तो आप लोग कर ही चुके होंगे। और तो यहाँ पे जो हमारा गाइज आया है ये निकल के आ गया। ठीक है गाइज, अब ये जो वैल्यू आई है दोनों नेगेटिव लेंगे उससे तो बड़ा होगा, बट एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइन लेंगे उससे छोटा होगा। तो ये जो हमारा बिलोंग करेगा -1 -√3 से बड़ा होगा। ठीक है, बट -1 + √3 से x छोटा हो जाएगा। तो हमारा इस वाले में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइज, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा V क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, इसमें लिखा था लार्जेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ रियल नंबर्स विच कैन बी द डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो गाइज ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रूट के अंदर दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो गाइज इसको अच्छे से समझते हैं। तो गाइज देखिएगा, इसको मैंने क्या कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया। अब गाइज ये पूरी वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है गाइज, अगर मैं ऊपर वाले को सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू 1 आती है और नीचे को सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू 0 आती है। गाइज ये है क्या हमारा ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे ये दो वैल्यू जो मिली है हमारे लिए 0 और 1, ये दोनों ले लेते हैं। ठीक है गाइज, तो एक जगह 0 एक जगह 1 ले लेते हैं। तो प्लस माइनस प्लस को हम कर लेते हैं। तो गाइज इस तरह से हम डिब्बे बना लेते हैं। अब हमारा पार्ट कौन सा है, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव पार्ट हमारे मतलब का है गाइज, तो हमें पॉजिटिव पार्ट चाहिए। तो जो पॉजिटिव पार्ट हमें चाहिए है गाइज, उसको देख लीजिए। तो पॉजिटिव पार्ट हमारा कहाँ से, एक तो यहाँ से यहाँ तक है, तो -∞ से 0 तक, और गाइज 1 से कहाँ तक है, +∞ तक। तो हमारी ये दो वैल्यू हमारे लिए मिल जाएंगी। तो गाइज हम करेंगे क्या, 0 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि x जो था हमारा डिनोमिनेटर में था, अगर x हमने 0 कर दिया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब दोनों पे ओपन रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 1 पे क्लोज इसलिए क्योंकि 1 हमारे इसकी वैल्यू में आ गया था, तो 1 और इनफाइनाइट पे कभी ओपन क्लोज लगता नहीं है। तो यही इसका क्या हो जाएगा गाइज, फाइनल आंसर आ जाएगा। ओपन इंटरवल -∞ to 0 यूनियन 1
कामा इनफाइनाइट। ठीक है गाइज, आगे देख लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन गाइज, इसमें पूछा रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या पूछा गाइज? रेंज ऑफ द फंक्शन। तो गाइज अभी आपसे पूछा था रेंज ऑफ द फंक्शन, हम इसके लिए क्या निकाल लेंगे? बाई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे गाइज? बाई निकाल लेंगे, अर्थात एफ एक्स को बाई मान लीजिए और बाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स निकाल के देख लेते क्या आता है। जिसके लिए भी एक्स हमारा रियल रहेगा तो वो सारी वैल्यू इसमें मैच कर जाएंगी। ठीक है गाइज, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बाई को क्या कर दिया गाइज? एफ एक्स मान लिया, तो y हमारा क्या हो गया? एफ एक्स हो गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने y को क्या कर लिया गाइज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना लिया। तो गाइज इतना तो कर लेंगे। y को दूसरे साइड ले गए, यहाँ पे इसको दूसरी साइड ले एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे गाइज अगर मैं y को इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए समझिए, तो 1 माइनस बाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि y 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है गाइज, आगे देखिएगा, मैंने x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब x की रियल वैल्यू के लिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बना लिया, तो यहाँ पे हमारी दो कंडीशन निकल के आई, 4/1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, एक एक करके इसको 0 कर लेते हैं। तो पहले तो एक आ जाएगा y इक्वल टू 0 गाइज, y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया कि बाई की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। ठीक है गाइज, और सेकंड केस में देख लेते हैं 1 माइनस बाई। तो इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ माइनस से मल्टीप्लाई, तो बाई माइनस 1 इक्वल टू, तो बाई जो हमारा है वो 1 से छोटा है और 1 बाई हो नहीं सकता, ऊपर ही बता दिया था। तो हमारा 0 से बड़ा अर्थात 0 पे क्लोज भी रहेगा और 1 पे ये क्लोज का साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बाई 1 के इक्वल नहीं हो सकता ऊपर वाले केस के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ पे इक्वल होता है वहाँ पे क्लोज लगता है और जहाँ पे इक्वल नहीं होता वहाँ पे क्लोज नहीं लगता, ऊपर इंटरवल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज ये दे रखा है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस क्या होता है गाइज? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन। अगर मैं किसी भी फंक्शन में स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सीधे सीधे क्या होता है गाइज? बाहर निकल जाता है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये दोनों फंक्शन इस तरह से ऐड हैं तो वो इस तरह से अलग अलग ऐड कर सकते हैं और इस पूरे फंक्शन का जो डोमेन होगा वो दोनों फंक्शंस का डोमेन का इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर गाइज वो मल्टीप्लाई में है दोनों फंक्शन तभी वो अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ पे भी उनका डोमेन उनका इंटरसेक्शन के इक्वल हो जाएगा। गाइज डिवाइड में क्या होता है? दोनों अलग अलग हो जाएंगे पर दोनों का इंटरसेक्शन होगा। बट g(x) जिस वैल्यू पे 0 हो रहा होगा उसको हमें डोमेन से माइनस कर देना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देख लीजिएगा। इसी तरह से दूसरा फंक्शन है, अब लिखा गाइज इक्वल फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शंस आर इक्विवेलेंट फंक्शंस। गाइज इक्वल फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिकल क्या होता है और इक्विवेलेंट क्या होता है? टू फंक्शंस f एंड g आर सेड टू बी फंक्शंस इफ एंड ओनली इफ डोमेन, अगर हमारा जो डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g दोनों इक्वल हों। कोडोमेन ऑफ f कोडोमेन ऑफ g भी इक्वल होना चाहिए, fx और gx ऑफ देयर कॉमन डोमेन, ठीक है, वो भी इक्वल होने चाहिए। रियल वैल्यूड क्या फंक्शन होता है? इफ़ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड a and v are the set of r, then the function f such that a to v is called the real valued function। ठीक है गाइज, आगे इस पे क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है गाइज, इसमें आपको निकालना क्या है? डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका डोमेन निकालना। डोमेन गाइज ये जिस पे ये हमारा क्या बना रहे, अर्थात जिस पर ये इनफाइनाइट ना हो। तो गाइज आप देख रहे हो ये x इक्वल टू 1 पे इनफाइनाइट हो जाएगा, तो x इज नॉट इक्वल टू 1। दूसरा ये जो अंडर रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट गाइज डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 नहीं कर सकते। केवल और केवल इक्वल टू नहीं रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। समझ रहे गाइज? 0 इक्वल टू 0 क्यों नहीं कर रहे? डिनोमिनेटर में होने की वजह से इक्वल टू 0 नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज पहली कंडीशन तो ये हो गई कि x इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। सेकंड जो रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन 0 होगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस 2 x माइनस 2, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएंगी गाइज, इसको करेंगे -2 और इसको करेंगे तो +2। ठीक है गाइज, और ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट हमारे मतलब का है। तो गाइज +2 और -2 दोनों बना लिए, फिर वही डिब्बे खींच लेना, प्लस माइनस इस तरह से, प्लस माइनस प्लस ले लेना है, तो पॉजिटिव पार्ट एक यहाँ से 2 से इनफाइनाइट और यहाँ -2 से माइनस इनफाइनाइट, -2 से माइनस इनफाइनाइट, 2 से प्लस इनफाइनाइट तक हमें जाना पड़ेगा। और गाइज इसमें इक्वलिटी लगी नहीं है तो सिर्फ ओपन इंटरवल लग जाएगा और बाकी यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो गाइज कहाँ से? माइनस इनफाइनाइट से 2 तक आएंगे
ठीक है गाइज। और +2 से कहाँ जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो यही इनके यूनियन का रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस का क्या दे रखा है गाइज, डोमेन निकालना है, तो एक साथ करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा गाइज। तो पहले का देख लेंगे, इसका अलग और इसका अलग। अब ये गाइज ऊपर है, तो दोनों जो रूट के अंदर वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइज, अर्थात हम इन सबको अलग अलग सॉल्व कर लें, सबका अलग अलग डोमेन निकाल लें, ठीक है गाइज, और उनका इंटरसेक्शन ले लें, तो वो पूरे फंक्शन का डोमेन निकल जाएगा। ओके गाइज, आगे देख लीजिएगा। तो गाइज मैं क्रम से एक एक को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया है, यहाँ पे x कॉमन कर लिया, ये आ गया, ठीक है गाइज। तो पहले तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। तो x जो है वो 0 से बड़ा है। यहाँ से गाइज क्या निकल के आता दूसरे वाले से 1 - x, तो मैंने x इधर लिया, अर्थात x जो है वो 1 से हमारा क्या है, छोटा है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे रिजल्ट मिलने वाला है, वो रिजल्ट मिलने वाला ये x हमारा 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, अर्थात दोनों पे इक्वलिटी लगी है, तो 0 और 1 क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। ये वाला गाइज देख लीजिएगा, दूसरा वाला ये x 4 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात ये वाला इधर रह लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात x जो है वो -4 से बड़ा है। और -4 से बड़ा का मतलब कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, अर्थात ये वैल्यू -4 से इनफाइनाइट हो जाएगी। और इक्वलिटी लगी है तो क्लोज इंटरवल 4 पे लग जाएगा। तीसरा वाला ये था गाइज 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात जो हमारा x को दूसरी साइड ले जाएंगे तो x की जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल या 4 से बड़ी है, ठीक है गाइज। x जो है 4 या 4 से छोटा है, ठीक है गाइज। तो 4 या 4 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा गाइज, इनफाइनाइट यहाँ पे तो कभी हमारा ओपन क्लोज इंटरवल लगेगा नहीं, तो इनफाइनाइट पे ओपन रहेगा और 4 पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो तीनों को गाइज हमने क्या कर लेना है, इंटरसेक्शन कर लेना है। तो ये -∞ to 4, -4 to इनफाइनाइट और 0 to 1। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं गाइज, ये 0 और 1 आया है, वो मैं अभी चेक करके दिखा दूंगा। तो ये जा रहा है -∞ से 4, तो गाइज इसको देख लीजिएगा। जो पहला रिजल्ट था वो हमारा जा रहा था -4 से +∞, -4 से +∞ इधर जाएंगे, और ये आ रहा था 4 से -∞ इधर आ गए। तो इनके बीच का ये वाला रीजन अभी कॉमन है, और एक पे आया था 0 और 1, और इनके भी बीच में 0 और 1 ये आ गया। तो इनके बीच में कॉमन रीजन कौन सा हुआ, सिर्फ ये वाला 0 और 1 वाला। तो हमारे लिए रिजल्ट कौन सा मिल जाएगा, जो सभी में कॉमन है, अर्थात इधर से देखो गाइज ये वाला पार्ट और इधर से ये वाला पार्ट, तो इनके बीच में -4 से 4 का रीजन कॉमन हुआ, ठीक है। अब इस वाले रीजन की बात करें, ये 0 और 1 के बीच में था, तो इसमें सिर्फ यही रीजन आया जो सभी में कॉमन है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0, 1, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर गाइज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मैं ये पार्ट जो मैंने आज बताया है वो आपका कंटिन्यू रख सकूं। अभी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, और ठीक है गाइज इसी तरह से आगे क्रम में चलता रहेगा। डिफरेंशिएशन, ठीक है गाइज, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, टेंजेंट, नॉर्मल, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसी क्रम में एंड तक मैं ये इस मंथ में, ठीक है, या नेक्स्ट मंथ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है गाइज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू फॉर गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।